You are Pushan and Lucky. थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। और नमस्ते दोस्तों, मेरा परमेश्वर। नाम पूषण है। मैं भी एक बड़ा शराबी हूँ। Hi, Lucky. Very lucky Bhushan. अ, Bhushan. सबसे पहले तो मैं ए इंडिया ऑनलाइन के सभी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। एक ऐसा माध्यम जो बहुत से लोगों को मदद कर रहा है, और आज के दिन में जब भी हम सब घरों में बैठे हुए हैं, हम सभी को अपनी प्रिय अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्वों के साथ अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने का माध्यम उपलब्ध करा के देने के लिए सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम वो सारी सेवाएं प्रदान कर सकें जिन सेवाओं से मेरे जैसे शराबी को आज के दिन शराब से दूर रहने का धैर्य मिलेगा, और जो नए लोग हैं जिनको ये अभी तक रास्ता मिला नहीं है, उनको ये माध्यम के द्वारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेश मिले, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग्स में आए और एक एक दिन करके इस शराब से दूर रहें। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ, और आज एक साल पूरा होने पे जो ये एल्काथॉन का पहली बार ऑनलाइन प्रयत्न किया गया है, इसके लिए भी सभी के सभी टीम मेंबर्स बधाई के पात्र हैं। विषय बहुत गहन और गंभीर है। अभी पहले वाले सेशन में मैं रिकवरी में उमेश को सुन रहा था, और ये भी सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों से हम सारे के सारे ऑनलाइन पे बात करने लग गए हैं, लेकिन वो एक ही मीटिंग्स में लोगों की आंखों में आंखें डालते हुए, सारी की भावनाओं में बहते हुए, वो कुछ अनुभव अलग होते हैं, और एक स्क्रीन की तरफ देख के बात करने में कुछ अलग प्रकार के अनुभव आते हैं। खैर, कुछ अनुभव हो गया है, आज कोशिश करेंगे। मैं और पूषण अभी कल डिस्कस कर रहे थे इस विषय पे, और ये यूनिटी का विषय है। ये यूनिटी के विषय ने ही हमको आज यहाँ तक लाया है। 1935 से जो एक संदेश उजागर हुआ, बिल और बॉब की मुलाकात से, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के माध्यम से, और बाकी शुरुआती सभी लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया बिग बुक के माध्यम से, अपने क्लास ए ट्रस्टीज, फ्रेंड्स ऑफ ए, जितने भी सारे लोगों ने इस विचार को कि एक शराबी दूसरे शराबी से अपनी अनुभव ताकत और होप बांटता है, तो उसमें मध्य मुक्ति का निर्माण होता है, जन्म होता है। इस चीज को प्योर रखते हुए आज इतने 180 के ऊपर देशों तक पहुंचा है। ये हमारी यूनिटी ही थी कि जो मैसेज को प्योर रख पाई है, और हर एक उस शराबी तक इन प्रिंसिपल्स को पहुंचाती है। ये हमारी यूनिटी ही थी कि जिसने पर्सनालिटीज का आदर किया, सम्मान किया, लेकिन प्रिंसिपल्स को हमेशा उससे आगे रखा। सैक्रिफाइस, त्याग, बहुत सारी चीजें लगी है यहाँ तक पहुंचने के लिए। और देखा जाएगा तो हम कैसे लोग हैं। बिल बोलता है वी आर चिल्ड्रन ऑफ कायोस, केओस, अराजकता के पुत्र हैं। किसी एक विचार को पकड़ के ज्यादा वक्त उसके साथ टिक नहीं सकते हैं। विरोधाभास, अपना अहंकार, मैं जो कहता हूं वो सही है, इतनी सारे स्वभाव दोषों से ग्रस्त व्यक्ति किसी एक चीज पे सहमत हो सकते हैं और सहमत रह सकते हैं। ये इतनी बड़ी यूनिटी की मिसाल शायद दुनिया में हमको कहीं पे भी नहीं मिलती है, कहीं पे भी नहीं मिलती। तो मन जब ये ऐसे विषयों के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले कृतज्ञता से भर जाता है। भर जाता है उन इतिहास के पन्नों को पढ़ते पढ़ते, जहाँ पे एक एक चीज हमने छोड़ी है। इस यूनिटी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है अपने ट्रेडिशन के, हम जब बात कर रहे थे तो ये भी सोच रहे थे कि ट्रेडिशन बाय ट्रेडिशन जाए तो एक 45 मिनट बहुत कम हो जाएंगे, शायद हम कुछ ले पाएंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे, फिर कुछ सवाल जवाब भी लेने हैं। तो हमारा ग्रुप कॉन्शियस यही हुआ कि हम अपनी यूनिटी के पीछे के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो त्याग के प्रिंसिपल्स हैं, जो अहंकार को, सेल्फ विल को काटने के प्रिंसिपल्स हैं, जो मेरी नॉलेज लोगों से और ज्यादा है काटने के प्रिंसिपल्स हैं, जो शानो शौकत और शोहरत में, शोहरत का आदी हूं मैं, उस शानो शौकत और शोहरत को काटने के प्रिंसिपल्स हैं। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा भूषण को कि ये यूनिटी के लिए
जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स थे, जिन्होंने हमारे इन सभी चीजों को काट के हमको इतना नम्र बनाया, इतना शांत बनाया, इतना बैक सीट पे बिठाया कि हम आज अपने आप को एक मत देख सकते हैं। ओवर टू पूषण। थैंक यू लकी। तो हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज पूषण और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की हाय कृपा और पूषण। आप लोगों का सहयोग। थैंक यू। आज के दिन शराब से पहले गुड़ से दूर हूँ दोस्तों। और ये जो पहली ऑनलाइन अलकतौन हो रही है उसमें सहभाग लेते समय काफी अच्छा लग रहा है, काफी एक्साइटमेंट लग रहा है। मे बी आने वाले ए बदलते ए का ये शुरुआत दिख रहा है। एक साल पहले भी मैं इस समूह पर एक स्पीकर करके आया था, तभी मालूम नहीं था कि एक साल के अंदर इतना सारा चीज बदल जाएगा और इतना सारा हम सीख जाएंगे ऑनलाइन मीटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ से आगे यूनिटी जो है वो इंटरनेट पे रहने वाली है, ये मुझे दिख रहा है। एनीवे, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। देखो, 1935 में जब बिल और बॉब मिले और फेलोशिप की शुरुआत हो गई, वहां से लेके 1900 लगभग 38 1939 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड में ए की ज्यादा ग्रोथ नहीं थी। तो लगभग 100 ही मेंबर थे, हम जानते हैं, जिनके अनुभवों से अपना अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये किताब बना। तो हमारा न्यूयॉर्क का ग्रुप, हमारा एक्रोन का ग्रुप और हमारा क्लीवलैंड का ग्रुप, ये तीन ही ग्रुप हमारे थे। और ये तीनों के अनुभव से 1939 में जब भी पहला बिग बुक छपा, तो ज्यादा नॉलेज नहीं था हमको कि जब हमारे सामने पॉपुलैरिटी आएगी, जब लोग हमें जानना चाहेंगे, तो हमें क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा हमारे में। तो 1939 तक अगर आप पहले बिग बुक का जो प्रोलॉग पढ़ते हो, आपकी उसकी जो प्रस्तावना पढ़ते हो, तो उसमें आपको दिखेगा कि द अर्ली मेंबर्स आर ऑलमोस्ट एपोलोजेटिक, कि भाई हम हमारे नाम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये किताब के पब्लिकेशन के बाद जो भी पत्र व्यवहार आएगा या जो भी पूछताछ होगी या जो भी लोगों का हमारी तरफ आकर्षण होगा, इनको हम जवाब दे पाएंगे या नहीं, ये हम नहीं जानते। क्योंकि हम लोग भी प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग भी बिजनेस वाले लोग हैं, हम अपना काम धंधा छोड़ के थोड़ी ये पूरी समय कर पाएंगे। तो ये एक डर था वो टाइम पे कि अगर समझो लोगों को ये पसंद आया और लोगों ने अगर पूछताछ की, तो साला अपना तो चेहरा दिखाई देगा, लोगों को समझ में आएगा, अरे ये तो सर्जन बेवड़ा है, ये तो स्टॉक मार्केट ब्रोकर ये बेवड़ा है। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारा बिजनेस बाद में आगे कर नहीं पाएंगे हम लोग। भले अल्कोहलिक्स अनोनिमस चलेगी या नहीं चलेगी तभी कोई नहीं जानता था, लेकिन अगर चल भी गई या नहीं भी चली तो भी हमारा जीना बर्बाद हो जाएगा, ये उनके विचार थे। तो रियली स्पीकिंग 1940 के बाद, मतलब 1939 में पब्लिकेशन होने के बाद में एक आध रीडर्स डाइजेस्ट का आर्टिकल, एक आध दूसरे लिबर्टी मैगजीन का आर्टिकल, और फिर 1941 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट में आया हुआ जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल, इन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का वर्ड जो है वो दुनिया भर में फैला दिया। मतलब आज जब भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो ओवर द पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक संदेश चला गया। ओवर द अटलांटिक, यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग यूरोप था, वहां पर मैसेज चला गया। हमारे यहाँ पर भी भारत में 1941 यानी प्री इंडिपेंडेंस का टाइम, तो वो टाइम पे हमारे यहाँ पर भी रेफरेंस है कि 1941 में कलकत्ता के एक प्रीस्ट थे जिनके पास ये सैटरडे इवनिंग पोस्ट पहुंच चुका था, और उनके यहाँ पर एक गरीब फार्मर आया करता था जो शराबी था, उसकी मदद करवाने के लिए उन्होंने एक बिग बुक की कॉपी मंगवाई थी। आज भी अगर आप न्यूयॉर्क में जाओगे और आर्काइव्स में देखोगे तो शायद आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। तो मतलब 1941 में वर्चुअली इट वाज लाइक ये पूरे सीड्स जो थे फेलोशिप के पूरे दुनिया भर में उछले गए, और कहीं पे जैसे वो जहां पर सीड गिरी वहां पर उन्होंने जैसे समझा, वहां पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की शुरुआत हो गई।
ऑब्वियसली 1941 टू 45 ये अगले 5 साल में तूफान बढ़त हुई। मतलब जब भी 1950 में 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस ये किताब छपी, वो टाइम पे ऑलरेडी अल्कोहलिक्स एनोनिमस 40 देशों में पहुंच चुकी थी और लगभग 1 लाख सोबर मेंबर्स हमारे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि विद इन अ 10 ईयर स्पैन 100 से 1 लाख ये ग्रोथ हुई है। यानी कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाओ या किसी भी प्रकार का प्रोग्रेशन लगाओ, इतनी बड़ी मात्रा में जब ये संख्या एक साथ में किसी एक तत्व को आकर्षित होके एक साथ आती है, तो नेचुरली कियोस तो होना ही था। जैसे लकी ने बोला, कियोस तो होना ही था। तो 1945 के आसपास की बिल डब्ल्यू की मनस्थिति देखते हैं। बिल डब्ल्यू 35 से 45 यानी लगभग 10 साल की सोबरिटी थी उनकी। दैट मेक्स मी थिंक मैं 10 साल सोबर था तो मैं क्या कर रहा था। लेकिन एनीवे मैं नहीं समझता मैंने कुछ में बिल डब्ल्यू लगभग 10 साल सोबर थे और 5 साल के उन्होंने एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी का अनुभव लिया था। यानी फ्रॉम अ फ्यू मेंबर्स टू 100,000 मेंबर्स, फ्रॉम अ फ्यू ग्रुप्स टू ग्रुप स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन 40 डिफरेंट कंट्रीज। इस प्रकार का अनुभव उन्होंने देखा था। और साथ ही साथ में कई सारे लोग जो हमारे लिए जानकारी पाना चाहते थे, बिकॉज क्लर्जी वांटेड टू नो कि भाई क्या है ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस है क्या चीज, ऐसा मतलब क्या है इन लोगों के पास। और साइकियाट्रिस्ट वांटेड टू नो कि इन लोगों को ये नया क्या मिला है। सोशल साइंटिस्ट वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। कंपनी के मालिक थे, वो जानना चाहते थे कि भाई ये क्या है, क्या ये फेलोशिप, मतलब ऐसा क्या है कि दो शराबी एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों की शराब बंद हो जाती है। तो पूरी दुनिया हमारे बारे में जानना चाह रही थी। हर एक वर्तमान पत्र, हर एक रेडियो स्टेशन, हर एक टेलीविजन स्टेशन अल्कोहलिक्स एनोनिमस को सर आंखों पे उठा रहा था। और नेचुरली हमारे जो सदस्य थे, जो नए नए मद्यमुक्त हुए थे, उनके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन था। कुछ लोग जो अभी अभी शराब से दूर हुए थे, उनको ऐसे लग रहा था कि मैं कैसे गांव भर जाके ढिंडोरा पीटूं और सबको बताऊं कि भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसे काम करती है। कुछ लोग कुछ शराब बनाने वाले कंपनियों के साथ में प्रमोशंस करने लगे। कुछ लोग रेडियो टीवी पे आके अपने इंटरव्यूज देने लगे। कुछ फेमस फुटबॉलर्स, एक्टर्स, इनको पकड़ के लाके उनको मॉडल बनाया गया और उनको सामने लाया गया बताने के लिए कि भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस कितनी खूबसूरत फेलोशिप है, कितनी अच्छी फेलोशिप है, कितनी जान बचाने वाली फेलोशिप है। तो इस प्रकार का बहुत सारा कंफ्यूजन 1941 से 1945 तक दिख रहा था। और 1945 में बिल डब्ल्यू को एकदम से डर लगने लगा। डर लगने के दो कारण। पहला कारण ये कि उनको वॉशिंगटोनियन सोसाइटी का पिक्चर दिखने लगा, जो एक बहुत अच्छी मूवमेंट हुआ करती थी, लेकिन अपने आपसी झगड़ों की वजह से उन दिनों ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट्स देने चाहिए कि नहीं, औरतों को वोटिंग राइट्स देनी चाहिए कि नहीं, ऐसे कई सारे मुद्दे थे जो मुद्दों को लेकर उनके आपस में झगड़े हो गए। उन्होंने ढेर सारे पब्लिक अपीयरेंसेस और पब्लिक स्टैंड लेना शुरू कर दिया। नहीं वो झमेले में पड़ने की वजह से, आपसी झगड़ों की वजह से ये 1 लाख तक पहुंची हुई फेलोशिप भी टूट कर बंद हो गई थी। और बिल डब्ल्यू को पहला डर ये लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी इसी प्रकार से अंत हो जाए, इसी प्रकार से हम लोग नहीं चाहते हुए भी अलग अलग लफड़ों में गिर के अंत हो जाए। तो पहला डर ये था। और दूसरा डर जो बिल डब्ल्यू का था, जब उन्होंने अपने अंदर झांक कर देखा तो उनको रियलाइज हो गया कि वी आर पीपल हुज इंस्टिंक्ट्स हैव गॉन हेवायर। हम लोग वो लोग हैं जिनकी हर प्रकार की नैसर्गिक प्रवृत्ति जो है ये गड़बड़ हो गई है। और हम लोग जो है थोड़ा सा भी अगर हमको सेल्फिशनेस करने का मौका मिला तो वो हम लोग पहले करेंगे।
हम लोग लोगों का नहीं सोचेंगे, हम अपना सोचेंगे। तो हम लोग एक्सक्लूसिविटी चाहेंगे, हम लोग लोगों की नजर में अच्छा दिखाना चाहेंगे। वी वर पीपल प्लीजर्स, वी वांटेड इट टू बी अ गुड पीपल्स सोसाइटी। तो उन्होंने अर्ली जो मेंबर्स थे उनकी इनसिक्योरिटीज, उनकी फियर्स को देखा, और वो सभी फियर्स का निचोड़ निकाल के उन्होंने जो 12 आध्यात्मिक तत्व बनाए, ये है हमारी 12 ट्रेडिशंस दोस्तों। तो ये किताब की शुरुआत करते समय बिल डब्ल्यू कहते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस आर beginning to wonder how and why AA functions as a society. Why is it, they ask, that in AA no member can be set in personal authority over another? That nothing like a central government can anywhere be seen? How can a set of traditional principles having no legal force at all hold the fellowship of Alcoholics Anonymous in unity and effectiveness? तो दोस्तों, समाज के सामने ये प्रश्न था, सोशल साइंटिस्ट के सामने ये प्रश्न था, और उससे भी बढ़कर हमारे जो सीनियर सदस्य थे, जिन लोगों ने पहले जो लोग थे जिन्होंने ये फेलोशिप की नींव रखी थी, उनके सामने भी ये सवाल थे कि भाई इतनी बड़ी मात्रा में ये फैलेगा तो हम इसको कैसे बचाएंगे। तो इसी को आगे लेके जाते एक छोटा सा पैसेज पढ़ता हूं बिफोर गिविंग इट बैक टू लकी। यहां पर कहते हैं बिल डब्ल्यू कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इन 1939 द पायनियरिंग पीरियड एंडेड एंड अ प्रोडिजियस चेन रिएक्शन सेट इन as the recovered alcoholics carried their message to still others. In the next years, alcoholics flocked to AA by tens of thousands, largely as the result of excellent and continuous publicity freely given by magazines and newspapers throughout the world. Clergymen and doctors alike rallied to the new movement, giving it unstinted support and endorsement. This startling expression brought with it very severe growing pains. Proof that alcoholics could recover had been made, but it was by no means sure that such great numbers of yet erratic people could live and work together with harmony and good effect. भरोसा नहीं था किसी को कि साले शराबी इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ में आएंगे तो टिकेंगे क्या। तो दोस्तों, अभी क्विकली एक नजर मारते हैं हर एक ट्रेडिशन के अंदर के स्पिरिचुअल प्रिंसिपल के पास, और कई दफा मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि कहीं ये ट्रेडिशंस हमारी स्टेप्स जितना ईगो डिफ्लेशन करने को सिखाती है, मैं समझता हूं उतनी ही इफेक्टिवली ये 12 कदम मुझे ईगो डिफ्लेशन सिखाती है। बट नॉट ओनली माई इंडिविजुअल ईगो, इवन आवर कलेक्टिव ईगो एज अ ग्रुप और एज अ फेलोशिप। तो पहली ट्रेडिशन की तरफ मैं एनकरेज करता हूं बढ़ने के लिए। लकी, प्लीज कैरी ऑन। यस, थैंक यू भूषण। तो इस पार्श्वभूमि पे जब भी हम अपने उन शुरुआत के समय को देखते हैं, जब हमने अपना आपसी अनुभव इतना साझा नहीं किया था, जब हम इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे और तत्वों पे विश्वास था, लेकिन एक जैसे मेरे जैसा अहंकारी व्यक्ति आता है तो वो अपने जैसे लोगों को साथ में इकट्ठा करना चाहता है। कॉमन वेलफेयर की शायद भावना नहीं आई थी, और हमारा इतिहास भी हमको ये बताता है कि बहुत सारी चीजें अलग अलग ग्रुप ने की, और वो सब करते करते हम शायद अपने आप को श्रेष्ठ, समूह श्रेष्ठ समझने लग गया, जैसा कि पीते वक्त मैं खुद को श्रेष्ठ समझता था। तो पहली ट्रेडिशन का, कॉमन वेलफेयर का, अगर छोटा सा कन्वर्जन मैं करूं एक ही स्लोगन में, तो सिंपली उसका मतलब मेरे लिए ये निकलता है कि आई कांट, वी कैन। जब हम साथ में रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, तो हम कर सकते हैं। भले ही हम अलग अलग जाति, धर्म, अलग अलग शैक्षणिक पातली के लोग हैं, हम सभी जब एक साथ आएंगे और अपनी कॉमन प्रॉब्लम को सामने रखते हुए जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, तो जरूरी नहीं है उसमें जो सबसे शिक्षित है या सबसे पैसे वाला है उसकी ही बात सुनी जाए, उसकी तरफ ही ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि अगर हम सिलेक्टिव ध्यान देंगे, हमने देखा है अक्सर भाई, हम ऐसे लोग हैं जो हमेशा
पावर को अट्रैक्ट होते हैं, प्रेस्टीज को अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या ऐसे लोगों की तरफ अधिक ध्यान देना कि ये रिकवर हो गया तो हमारे लिए एक बड़ी बात होगी, ऐसे समूह बोल के सोचना नहीं, ये जरूरी नहीं है। हमने महसूस किया और ये रियलाइज हुआ कि नो पार्ट कैन बी बिगर देन द होल। ऑल पार्ट्स, जहां तक रिकवरी का सवाल है, हम सभी का कल्याण प्रथम होना चाहिए, जिसकी वजह से हम सीख गए कि हमने जो कुछ भी कार्य करना है आगे चल के, उसमें अगर किसी एक विशेष वर्ग का ही अधिक कल्याण होता है तो वो हमारे लिए घातक है। हमको सबको लेके चलना है साथ में। मैं ऐसा समझता हूं कि आई कांट वी कैन। दूसरे ट्रेडिशन की बात करें तो दूसरे ट्रेडिशन तो पे तो एक बहुत अच्छा स्लोगन लकी, फिट एक होता है। सेकंड, हाँ दूसरे जी। ट्रेडिशन पे जाने के पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पहले ट्रेडिशन के बारे में बिल करता है। वो करता है कि आप बोलेंगे कि अगर समूह इंपॉर्टेंट है तो क्या इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि ऐसा एक फेलोशिप दुनिया भर में बताओ कि जिसको पूरा फ्रीडम दिया गया है कि हमारे तत्व माने या नहीं माने, ना एक रुपया उसने देना है, ना कोई रूल उसने फॉलो करना है, इवन ईश्वर भी मानना है या नहीं मानना है ये उसके ऊपर छोड़ा हुआ है। यानी हमारे किसी भी तत्व की कंफॉर्मिटी की कंडीशन न रखते हुए हर एक नए सदस्य के पीछे हमारे पुराने सदस्य जान लड़ा देते हैं, उसके लिए दिन बिगाड़ते हैं, वक्त बिगाड़ते हैं, समय बिगाड़ते हैं, अपने अनुभव कथन करके उसके सामने रखते हैं। तो इतना महत्व इंडिविजुअल को दूसरे किसी भी फेलोशिप में नहीं दिया जाता। लेकिन सवाल यह आता है कि अगर इंडिविजुअल को इतना रिकलेस इंपॉर्टेंस दिया जाए तो फिर क्या ये साथ में आके निभा सकेंगे अपने आप को? तो बोलता है यस, द ट्रिक इज, हम सभी कोई भी नियमों का पालन नहीं करते होंगे, लेकिन हम लोग सभी हमारे आध्यात्मिकता का पालन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये तत्वों का पालन नहीं करने की सजा जो है वो क्विक डेथ है, वो पागलपन और मौत है। और इसीलिए हम लोग ये तत्वों का पालन करते हैं, वो स्वेच्छा से करते हैं। तो कोई नया मेंबर आया होगा, उसको कुछ तत्व मालूम नहीं होंगे, तो पुराना मेंबर उसको बिठाता है, उसको समझाता है और सिखाता है और बताता है, देख दोस्त, ये हमारी जो नौका है ना, ये नौका में सब हम लोग अपना अपना वजन संभाल के बैठे हुए। तू अगर ज्यादा बोझ डालेगा तो यहां से गिर जाएगा और हम सब डूब जाएंगे। नहीं होना चाहिए ऐसा। एक दूसरे को संभाल के ये आध्यात्मिक तत्वों का पालन करके ही हम लोग हमारे समूह को बचा सकते हैं। तो अब बढ़िए आगे ट्रेडिशन 2 की तरफ। लकी। माइक हेलो। अनम्यूट करना भूल गया। हाँ हाँ, माइक अनम्यूट करना भूल गया था। हाँ। तो इसी इसी तत्व को हम जब आगे दूसरे ट्रेडिशन की तरफ ले जाते हैं, और उसमें मुझे ये दिखाई देता है कि हम जैसे रिकवरी के लिए, पर्सनल रिकवरी के लिए, हम ये बोलते हैं ना, गॉड कुड एंड वुड इफ इट वेर शॉर्ट। दूसरे ट्रेडिशन में भी हम अपनी भिन्न भिन्न इच्छाओं को, भिन्न भिन्न लॉजिक के सहारे न चलते हुए, हम उस उच्च शक्ति की इच्छा की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब देखिए, हमारे लिए ये जो अल्टीमेट अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, लविंग गॉड बोल के, तो इसमें जैसे अपना भूषण ने अभी बताया कि क्या उन सुज्ञानी व्यक्तियों का, कि जो समाज के बारे में ज्यादा जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, क्या उनका महत्व नहीं होगा? क्या होगा? उनका महत्व होगा, लेकिन वो महत्व हमको, जो हमारी पहली ट्रेडिशन का कॉमन वेलफेयर है और जो परमेश्वर का आवाज है, वो हमें अपने ग्रुप कॉन्शियस से ही मिलेगा। और ग्रुप कॉन्शियस में खुला मन रखने को मुझे सीख मिलती है कि जब मैं खुला मन रखता हूं तो परमेश्वर का आवाज कहीं से भी आएगा यार। क्या उस एक छोटे से अनपढ़ नवे सभासद से, जो कि अभी अभी महीना भर करके आया है, और क्या वो हमारे समूह का निर्णय लेने का हिस्सा हो सकता है? क्या दिशा दिखाने वाला हिस्सा हो सकता है? क्या हो सकता है? मेरा अहंकार बोलेगा मैं पुराना हो गया हूँ, ये ज्यादा समझदार है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है। लेकिन हमारे आध्यात्मिक तत्व ये बोलते हैं कि परमेश्वर की आवाज कहीं से भी आ सकती है।
और ये आवाज हमको हमारी भलाई की तरफ ले जाएगी, अच्छाई की तरफ ले जाएगी। और इसके साथ में ही जैसे कोई भी समाज हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो लीडर्स के बगैर तो चलता नहीं है। और यहाँ पे हमारी लीडरशिप की कॉन्सेप्ट भी हमारे ट्रेडिशन से क्लियर होती है जब ही उनको ट्रस्टेड सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। इसके ऊपर बहुत सारे अनुभव कथन करने जैसे हैं। हमने अपने आप को जो उस अथॉरिटी से मिली हुई ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल सेवा करने के लिए लगाने वाला, ये जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा ए में देखा था। और यही यही एक वो वजह है जिसकी वजह से शायद हम लोग आज तक यूनाइटेड रहे हैं। कोई भी एक मेंबर या एक व्यक्ति दूसरे किसी के ऊपर कुछ ज्यादा असूल नहीं लाद सकता, या ज्यादा ये करो वो करो नहीं लाद सकता। गवर्नेंस निकाल दिया बिल ने। और इसी तरह जब हम तीसरे कदम की तरफ जाते हैं, मैं ये समझता हूं कि अभी हम लोगों ने लगभग आधा घंटा तो यहाँ तक आते आते ही ले गए हैं, और 15 मिनट है हमारे पास, तो थोड़ा सा भागना पड़ेगा। तीसरा कदम मुझे बताता है कीप इट सिंपल। देखिए, अगर हम अनुभव की तरफ जाएंगे तो आप सभी को पता होगा, जिन्होंने ए कम्स ऑफ एज कभी या किसी शेयरिंग सुनी होगी, तो जब जब नवे नवे ग्रुप बने तो हमने अपने कानून बना लिए, अपने लंबी लिस्टें बना ली। और उन सब लिस्टों के बावजूद हम सब चीजों को काट के इतना सिंपल रख सके कि डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। इसको मैं जोड़ता हूं कीपिंग इट सिंपल से। कुशन, मुझे लगता है कि ये मेंबरशिप का जो तत्व है ना, ये मेंबरशिप का तत्व कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग कर देता है। तो इसके ऊपर का आध्यात्मिक तत्व जरा सुने, फिर आगे बढ़े। तो ट्रेडिशन 3 बेसिकली जब ही देखते हैं कि हिस्ट्री क्या बताती है कि वहां पर लोग बहुत डरे हुए थे। एवरीबडी वांटेड द सो कॉल्ड प्योर अल्कोहलिक, यानी लोगों को ट्रैम्प्स नहीं चाहिए थे, लोगों को भिखारी नहीं चाहिए थे, लोगों को ड्रग एडिक्ट्स नहीं चाहिए थे, लोगों को फॉलन विमेन नहीं चाहिए थी, प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह ये सब ए में आने को नहीं चाहिए थी। क्योंकि हमारे जो शुरुआत के मेंबर्स थे उनका विचार ऐसा था कि हमारी मेंबरशिप रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए। तो बिलडब्ल्यू लिखता है कि आज अगर नए मेंबर ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, लेकिन हंसिए मत। ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या मनस्थिति में थे। तब हम थोड़ी जानते थे कि हमारे जैसे इमोशनली और फिजिकली और स्पिरिचुअली फुल्ली बैंकरप्ट लोग भी एकदम अच्छे हो सकेंगे। तब हम थोड़ी जानते थे कि भाई क्रिमिनल्स और ड्रग एडिक्ट्स भी ये कार्यक्रम की मदद से अच्छे हो जाएंगे और इफेक्टिव सिटीजन हो जाएंगे। हमारे लिए भी तो कार्यक्रम नया था। तो हम क्या चाहते थे उन दिनों? वी वांटेड द सोसाइटी टू लाइक अस एंड टू रिस्पेक्ट अस। तो वी वांटेड टू गो बाय द सोसाइटीज नॉर्म्स कि भाई क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा हर एक ग्रुप का रूल हुआ करता था, और फाउंडेशन ऑफिस में ये सब रूल का बुक रखा करते थे और बिल करते। अगर ये सभी रूल का पालन करते तो एक भी शराबी शायद हमारा मेंबर बन नहीं पाता था। तो इसीलिए बाद में उन्होंने, एज यू सेड लकी, कीप इट सिंपल। हमारे पास किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि किसी को हम लोग बाहर रख सके। वी विल नॉट प्ले द जज नॉर विल वी बी द एग्जीक्यूशनर्स। ये वर्ड उसको वो इस्तेमाल करता है। मैं किसी के ऊपर निर्णायक नहीं बैठूंगा कि इसको देना है या नहीं देना है या इसको बाहर रखना है। ये करने का मुझे किसी ने अधिकार नहीं दिया है। तो दोस्तों और बढ़ते हैं आगे ट्रेडिशन 4 की तरफ। ईच ग्रुप शुड बी ऑटोनॉमस एक्सेप्ट इन मैटर्स अफेक्टिंग अदर ग्रुप्स और एज ए होल। लकी, ये ऑटोनॉमी क्या है रे बाबा? कैसा है, मतलब कैसे समझने का? ये ऑटोनॉमी क्या मैं कर सकता हूं और क्या नहीं? इसमें मुझे एक लाइन याद आती है कि ए इज इंक्लूसिव, नेवर एक्सक्लूसिव। ऑटोनॉमी की जब मैं बात करता हूं तो भाई मेरा ग्रुप कैसे चलाना है, उस बात का मेरे पे पूरी जिम्मेदारी है और उस बात का मुझे फ्रीडम भी है। लेकिन क्या मैं जोश में या किसी और इमोशनल वजह से ऐसा कुछ करता हूं क्या कि जो सारे एक है विश्व को
बात यहाँ पे करता है, बिल बोलता है कि नेवर एक्सक्लूसिव। मैं मेरे ग्रुप की शानो शौकत, मेरा ग्रुप ये मामलों में अच्छा है, मेरा ग्रुप ऐसा है, मेरा ग्रुप वैसा है, इसमें क्या हम हो सकता है कि हम अपनी अहंकार की उड़ानों में उड़ जाएं और अपने आप को एक्सक्लूसिव बनाने की कोशिश करें, श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें। देखो, मैसेज को देना ये हर एक के लिए जरूरी है, लेकिन उस मैसेज को देने के चक्कर में, अपनी अपनी निपुणता और निखारने के चक्कर में, अगर मैं बाकी ए का नुकसान करता हूं, तो मैं अपने आप को एक्सक्लूसिव बनाने की कोशिश करता हूं। और एक्सक्लूसिविटी ए में कहीं पे भी नहीं है, किसी भी कदम पे, किसी भी टप्पे पे एक्सक्लूसिविटी नहीं है। हाँ, इंक्लूसिविटी है। इसमें जो अपनी ट्रेडिशन चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट को जैसा जैसा आगे नजर डालें तो समझ में आता है। लेकिन मैं समझता हूँ इसी का अगला पार्ट जो है, चौथे पांचवा जो ट्रेडिशन है, वो हमारे को प्राइमरी पर्पस की तरफ लेके आता है भूषण। और वो कहता यस। है कि भाई आपको तो मैसेज ही देना है। आप अगर साथ में आके इतने अच्छे हो गए हो, इतनी क्षमता आ गई है आप में, इतना सुधार आ गया है, लेकिन समूह एक साथ आते हुए आप एक ही उद्देश्य से आना है। और ये टकराव नहीं था क्या हमारे अलग अलग उद्देश्यों से? हर व्यक्ति जो प्रमोटर था, हर व्यक्ति जो अलग ध्येय लेके चलता था, तो कैसे हम एकत्रित हुए, कैसे हम एक मत हुए इस पे? ये प्राइमरी तो पर्पस है। यस, यस। सो the unique ability of each AA to identify himself with and bring recovery to the newcomer in no way depends upon his learning, eloquence or any other special individual skills. बिल डब्ल्यू बड़ी खूबसूरती से कहता है कि भाई तू कितनी अच्छी तरीके से बात करता है, कितना ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो कौन से सोशल बैकग्राउंड से आया हुआ है, इनका तेरे अच्छे मैसेज देने की क्षमता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शू मेकर स्टिक टू दाई लास्ट। एक एक कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ अपनी तुलना करते हुए बिल डब्ल्यू कहते हैं कि जैसे एखादा कैंसर स्पेशलिस्ट एक विशेष अवयव के स्पेशलाइजेशन में इतना डीप चला जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको बाकी अवयवों का नॉलेज नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उसने जनरल मेडिसिन पढ़ा नहीं है और बाकी डॉक्टरी नहीं कर सकता। लेकिन वो अगर समझो पेट का कैंसर का डॉक्टर होगा, तो वो पेट के कैंसर को ही और अधिक पढ़ के उसी में मास्टर बनने का कोशिश करता है। तो उसी प्रकार हम सब शराबी है और भगवान ने हमारे पास ये यूनिक गिफ्ट दी हुई है कि हम दूसरे शराबी से बात करते हैं तो उसकी मद्य पीने की इच्छा को हम हैप्पी। दूर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो स्किल है, ये स्किल छोड़कर हमने दूसरे किसी भी चीज में उलझना नहीं चाहिए। तो डू यू वो जो इसमें जो कहानी बताई है ऑफ द आयरिशमन की, जो गुस्सा हुआ जो आयरिशमन का, जो बिल डब्ल्यू एक दफा जाते हैं टाउन्स हॉस्पिटल में और सिल्कवर्थ को पूछते हैं कि भाई कोई है क्या जिससे मैं बात कर सकता हूं, तो वो बोलते हैं कि एक बंदा है, लेकिन वो सुनेगा ऐसे लगता नहीं है मेरे को। और बिल डब्ल्यू उसके साथ बात करता है और वो व्यक्ति का विश्वास नहीं बैठता कि तेरे को पैसा नहीं चाहिए, तू कहीं की मेंबरशिप लेने को नहीं बोल रहा है, तू मुझे कुछ ज्वाइन करने को नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू हैव नो एक्सपेक्टेशन? तेरा कहना है कि सिर्फ तेरे बात करने से तेरा और मेरा ही बेनिफिट है, दूसरे किसी का कुछ बेनिफिट नहीं है। और बिल बोलता है नहीं, मेरे पास कोई दूसरा एंगल नहीं है। तो दोस्तों, जब भी वो व्यक्ति अंत में बोलता है, जो वो सोबर हो जाता है और बाद में जब भी बोलता है कि माई स्पॉन्सर सोल्ड मी ओनली वन कॉन्सेप्ट, दैट वाज सोबराइटी अलोन, नथिंग एल्स वुड हैव मैटर्ड। दूसरा कुछ भी ये समय काम नहीं करता था, खाली सोबराइटी, ये एक ही मंत्र उसने दिया। तो दैट इज द इसेंस ऑफ ट्रेडिशन 5 दोस्तों। लेकिन ट्रेडिशन 6 में हमें बताया जाता है कि एज ए ग्रुप हमने किसी को एंडोर्स नहीं करना है, फाइनेंस नहीं करना है, या एए का नाम भी किसी रिलेटेड फैसिलिटी या आउटसाइड एंटरप्राइज को नहीं देना है। ये क्यों लकी, मैं समझा सकते हो आप कुछ? हेलो लकी, म्यूट योर माइक, अनम्यूट योर माइक। हाँ, भूल जाता हूँ और स्पॉन्टेनियसली बोलने लग पड़ता हूँ, शेयर करने लग पड़ता हूँ। हम ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे एक जगह पे हमको एज ए ग्रुप कोई काम में सक्सेस आ गया,
तो फिर हम उड़ाने भरने लग पड़ते हैं। ऐसा लगने लग पड़ता है कि शराबी को तो सोबर कर दिया, इसके काम धंधे का क्या होगा यार, कोई रिहा भी खोल डालें। या हॉस्पिटल वाले भी ना शराबियों का ध्यान नहीं रखते हैं। हालांकि मेरे बाकी के अनुभव मुझे एक चीज पे ले आए हैं अभी, कि शराब के मामले में हम काम कर रहे हैं, हम यशस्वी हैं, लेकिन हम और ज्यादा यशस्वी होना चाहते थे। अपना पास्ट इतिहास बताता है कि हमने बड़े बड़े प्लान बनाए, इवन बिल ने भी प्लान बनाया था एक, और एक लंबा चौड़ा प्लान बना के जब भी वो उस टाउन्स हॉस्पिटल के साथ में जुड़ने लगा, और तभी जब आके उसने अपने समूह में शेयर किया, तो समूह की जो सत्संग विवेक बुद्धि दूसरे ट्रेडिशन में भी काम में आती है, और हमको छठे ट्रेडिशन में भी बताती है कि नहीं यार, हमने अपनी सारी जिंदगी में काम किया ये, हम और बढ़ना चाहते थे आगे। हम चाहते थे कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस तो ये प्रिंसिपल्स तो समाज को बदल डालेंगे यार। इसमें हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोल डालेंगे, इसमें हम विशेष अस्पताल खोल डालेंगे, हम शराबियों को, जिनको बेचारों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है ना, उनको कोई ट्रेनिंग देके उनको काम करने योग्य बनाएंगे। और हम ये सब करेंगे अपनी पैसे इकट्ठा करेंगे, दुनिया से पैसे लाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और हमारा इतिहास बताता है कि इस चीज ने हमारे को हमारे प्राथमिक उद्देश्य से जितना दूर किया, उतना शायद किसी और चीज ने ही नहीं किया। ये तो समय रहते हम संभल गए, और इतना संभले कि आज की तारीख में भी हम इससे दूर नहीं है। मैं एक छोटा सा पर्सनल अनुभव शेयर करूंगा भूषण यहाँ पे। जब भी हमारा हम्म। थाना इंटरव्यू था, आपको याद होगा, और उसमें हमने एक सेवा का कार्य किया था जो किसी एक वर्ग विशेष को भाया नहीं था। कोई बाहर का काम नहीं था, सेवा का ही काम था। और ये अंतर समूह ने कर दिया, और उसमें एक समूह बहुत पावरफुल था, वो सबसे ज्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करता था, शायद उसी की जगह में अंतर समूह भी चलता था। और उस समूह के मेंबर को हमेशा ऐसे लगता था कि वो बाकी समूह से ऊपर हैं, उच्च हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी बात में ज्यादा दम है क्योंकि उन्होंने ए के लिए इतना किया है। अब ऐसे में जब ये अंतर समूह के 3 अंतर हिस्से हुए थे, और उस वक्त मैं अकेला शायद सभासद बच गया था, बाकी रिजाइन कर गए थे। ये इतने हम मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, अच्छी बात करने वाले सभासद जब ऐसे मुद्दों पे आते जहां पे अहंकार हर्ट होता है ना, तो बहुत गंदगी बाहर आती है दोस्त। और मैंने देखा, जब एक अंतर समूह को 3 अंतर समूह में डिवाइड करने की बात आई, और तभी रियलाइज हुआ कि अच्छा हुआ हमने ये ऑफिस खरीदा नहीं अपने पैसों से, हम तो मुकदमा लड़ते। एक अंतर समूह बोलता मेरे पास 6 ग्रुप है, मेरा हिस्सा 60%, दूसरे के पास 2 ही है, उसका 20%। मैं जिया हूं पूषण वो 4 महीने, और जब एक एक किताब अलग करके लास्ट में हमारे पास 2 किताबें ऐसी बच गई थी जिनको अलग नहीं कर सकते थे, तो उनका हमने ऑक्शन किया, पैसे लिए। हमारे पास 3 अंतर समूह, 2 कबाट। अब कौन से अंतर समूह को कौन सा कबाट दिया जाए? और तभी मुझे रियलाइज हुआ, प्रॉपर्टी, बाप रे बाप, लेस प्रॉब्लम्स ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी, थोड़े से पैसे और थोड़ी सी प्रॉपर्टी। उसने हमारे को वो 6 महीने तक, एक छोटी सी चीज ने हमको इतना अपने प्राइमरी पर्पस से दूर रखा था कि कई मेंबर्स ने ये भी निर्णय ले लिया कि एक ही सेवा में कभी आएंगे नहीं। ये ज्वलंत अनुभव मुझे ये बताता है कि शुक्रिया उस परमात्मा का, शुक्रिया ये अनुभवों का, जिन्होंने हमको इन सारी चीजों से दूर रखा और ले गए हमारे 7वें ट्रेडिशन की तरफ, जहाँ पे हमें सेल्फ सपोर्टिंग की ट्रेडिशन बताई। भूषण बताएं यार इसके बारे में, क्योंकि इतना अच्छा तो काम करने वाली संस्था को क्या बाहर के समाज ने मदद नहीं करनी चाहिए? लाखों जाने बचाते हैं हम, तो बाहर के समाज से हम मदद लेते हैं, कैसी, लेकिन पैसे की क्यों नहीं? प्लीज। शुरुआत में तो हम लोग यही सोच रहे थे कि वी आर ब्रोक, हम लोग शराबी है और शराबी बन के हमने पूरी जिंदगी व्यस्त कर दी है, वेस्ट कर दी है। अब जरा ठीक हुए हैं तो हमको ठीक रखने का जिम्मेदारी तो समाज का ही होना चाहिए ना, हमको मतलब मद्य मुक्त रखने की जिम्मेदारी, हमारी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी ये समाज की ही होनी चाहिए, यही हमारा विचार था। लेकिन फिर कुछ ऐसे अनुभव आए और कुछ लोगों का भी ओपिनियन था, वो कुछ अलग था। उन्होंने कहा कि भाई शराबी करके तो आपने पैसे लिए ही बाकी लोगों से,
तो अब जब सोबर हो चुके हो तो अपनी जिम्मेदारी तो खुद तो लो। और वहां से शुरुआत हो गई इस ट्रेडिशन की। लेकिन हमेशा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इसे की ही रही है, खास करके ग्रुप। और बिल डब्ल्यू ने एक बहुत खूबसूरत अनुभव बताया कि एक दिन सुबह ऑफिस में बैठे थे, फाउंडेशन ऑफिस में, और एक शराबी आ गया हैंगओवर में और पूरा तरह लड़खड़ा था, एकदम परेशान लग रहा था। उसकी तरफ देख के बिल को अपना शराब का पीने का दिन याद आ गया और बड़ी सहानुभूति के साथ में उन्होंने उस $5 निकाल के दे दिए। तो $5 वो टाइम पे दिए जब उनका पगार $35 हफ्ते का कमा लेते थे। उसमें से $5 इन्होंने शराबी को उसका हैंगओवर फिक्स करने के लिए दिए। उसी शाम को एक मीटिंग में जब किटी बॉक्स आया, क्लब हाउस का रेंट थका हुआ था और सेक्रेटरी ने अनाउंस किया था कि भाइयों जरा थोड़ा सा ज्यादा पैसा डालना, नहीं तो हमको यहाँ से बाहर निकाल फेंका जाएगा। तो उसी मीटिंग में बिल डब्ल्यू ने जेब में डाला तो एक 50 सेंट्स की कॉइन हाथ में आ गए, उसको पीछे डाल के उन्होंने एक डाइम छोटी सी कॉइन निकाली और वो डाल दी हैट में और उनकी आंख खुल गई। यार, मैं जो सुबह $5 खुद के ईगो ग्रेटिफिकेशन के लिए दे रहा था, वो जहां एनोनिमिटी का सवाल आ गया कि किसी को पता नहीं चलेगा मैंने कितना डाला हैट में, तो मैं डायरेक्ट चवन्नी पे आ गया। तभी उन्होंने पहली दफा वो आर्टिकल लिखा कि किटी बॉक्स इज द प्लेस वेयर स्पिरिचुअलिटी एंड मनी मिक्स। बाकी दुनिया में हम लोग यही सोचते रहते थे कि जहां पैसा है वहां आध्यात्मिकता हो नहीं सकती, लेकिन ऐसी एक ही जगह है जहां आध्यात्मिकता और पैसा साथ में मिक्स होता है, वो है हमारा किटी बॉक्स। तो ये हमारे कुछ आइडिया मिले दोस्तों, जहां से आगे बढ़ते हुए एक बहुत अच्छा किस्सा उन्होंने बताया है अबाउट ओल्ड लेडी हु डाइड लिविंग अस $10,000। $10,000 छोड़ के एक औरत मर गई उसके विल में। और सवाल यह आया कि एक फाउंडेशन ऑफिस में पैसा नहीं है, पूरी फेलोशिप कड़की है, और $10,000 जैसी अमाउंट आएगी तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और सभी लोगों का कहना था कि छोड़ यार, ले ले $10,000 और निभा ले अभी। लेकिन फाउंडेशन ऑफिस ने कुछ अलग निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि भाई, अगर एक दफा हमने किसी का $10,000 लिया तो फिर हम लोग पैसे के पीछे ही पड़ जाएंगे। जो ज्यादा पैसे देगा, जिसकी बांसुरी होगी उसी की धुन चलेगी, और फिर वो बताएगा, वैसे हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। हमारा भूतपूर्व अनुभव भी ऐसे ही रह चुका है। किसी ने एक को हॉस्पिटल डोनेट किया और उसके बेटे को उसका मैनेजर बना दिया। तो अगर किसी के हाथ में पैसे की वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सूत्र चले गए तो दोबारा हम अपने हाथ में ले नहीं पाएंगे। ये दोनों तत्वों को लेकर ये 7वीं ट्रेडिशन बनी हुई है, बड़ी निष्ठा के साथ। यहाँ पर 2 तत्व है, एक है प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पॉवर्टी, यानी सिर्फ उतना ही पैसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास होना चाहिए जो हमारे कार्य के लिए लगे, और हमारा प्रूडेंट रिजर्व कि हमारे कार्य को कम पड़े, इतना कम पैसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना भी ज्यादा पैसा हमको नहीं चाहिए कि हम बहक जाए या हमारे समूह को ऐसे लगे कि अरे यार, हमारे फाउंडेशन ऑफिस को पैसे की क्या जरूरत है, और फाउंडेशन ऑफिस को ऐसा लगे कि फेलोशिप गई तेल लगाने, अपने पास पैसा है, हम जो चाहे वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे फेलोशिप और हमारा सर्विस स्ट्रक्चर और हमारा फाउंडेशन ऑफिस। उन दिनों फाउंडेशन ऑफिस, अभी हम लोग उसको जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहते हैं, जनरल सर्विस ऑफिस ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहते हैं। तो ये करेक्ट बैलेंस जो है, ये जो पैराडॉक्स बोलते हैं कि एक तरफ बोला जाता है कि सालों पैसा डालो नहीं तो काम कैसे चलेगा, और यही समय पे हम लोग बोलते हैं कि बाहर से आने वाले पैसे को हम मना कर डालते हैं और बोलेंगे हमको नहीं चाहिए पैसा, हमको नहीं चाहिए प्रतिष्ठा, हम लोग नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। तो एक ही ट्रेडिशन में ये बड़ा खूबसूरत पैराडॉक्स दिखता है। तो अगले ट्रेडिशन 8 की तरफ बढ़ते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुड रिमेन फॉर एवर नॉन प्रोफेशनल, बट आवर सर्विस सेंटर्स में एम्प्लॉय स्पेशल वर्कर्स। या नॉन प्रोफेशनल क्या है भाई? नॉन प्रोफेशनल मतलब क्या? भूषण, मैं इसके पहले एक जरा 7वीं ट्रेडिशन का मुझे आया हुआ अनुभव शेयर करना चाहूंगा और थोड़ी सी जानकारी भी और सुनने वालों को देना चाहूंगा कि हम वन टाइम बीक्वेथ कर सकते हैं। यानी कि हमारे हम मतलब हमारे पूरा होने के बाद में हम वन टाइम जो विल में अपना मैक्सिमम लिमिट है, बीक्वेथ को क्या बोलेंगे? विल।
बिल नहीं, विल में। पुष्पन, हाँ, विल में मतलब दे विल में सकते हम हैं, लोग उतनी उतनी देनगी दे सकते हैं। जो कि अपनी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की लिमिट है। मैं अमेरिका जब में Okay, पांच Bhushan, हजार डॉलर और we have भारत में 60,000 रुपए। we have another 5 minutes. Please. अच्छा, तो मैं सिर्फ इतना अनुभव शेयर करता हूं कि देखिए आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स कैसे चर्चा में आते हैं। और यूएस की कॉन्फ्रेंस में ये बिक्वेट का अमाउंट बढ़ाने के ऊपर चर्चा चालू थी और दोनों साइड हेलो। शेयर कर रहे थे कुछ। हेलो, सुनाई दे रहा हूँ पुष्पन में? हेलो। हाँ, जी अभी सर। आए वापस। ओके, गुड। तो दोनों साइड चर्चा कर रही थी। एक साइड बोल रही थी कि भाई ये बिक्वेट की प्रथा बंद कर दो, मेंबर जब ही जिंदा होता है तभी वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, और उसके पूरा होने के बाद में अगर वो बिल में लिखता है तो हमको बहुत टाइम वो परिवार वालों के साथ इस बारे के ऊपर कोर्ट में जाना पड़ जाता है, जो कि हम जाते नहीं है। वो खामखा गलत अनुभव हो जाता है सारे परिवार के लिए भी। तो इस प्रथा को बंद कर दो। और ये चर्चा में एक बुजुर्ग उठा, और मेरी आंखों देखी बात है, सुनी हुई बात है, और वो उठ के उसने शेयरिंग मांग के, कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट था, उसने किया। और वो बोला कि मेरी प्यारी ये है, मैं चाहता हूं कि मेरी जीते जी मैं सब कुछ ए को दे दूं, लेकिन मैं दे नहीं सकता हूं क्योंकि आज मैं अकेला रहता हूं। मुझे पता नहीं मैं कितना जीऊंगा, मुझे पता नहीं है कि मेरी दवा में कितना खर्चा आएगा, लेकिन मैं देना भी चाहता हूं। तो आप मेरे से ये बीक्वेत का क्यों छीनना चाहते हो? मैं चाहूंगा मेरे मरने के बाद किसी काम का नहीं है, लेकिन मरने के पहले भी दे दूंगा। और मैं जिंदा बचा तो मैं वापस भी नहीं मांग सकता, और मैं ढंग से जी भी नहीं पाऊंगा। देखिए कैसे बैलेंस आया, और इस सुंदर से अनुभव ने उस बात में भी वजन डाल दिया कि यस, ये बीक्वेत को हमने चालू रखना चाहिए, ये सारी उन भावनाओं को हमने कदर करनी चाहिए। अब इसके आगे चलते हैं। अभी हमारे मॉडरेटर्स बोल रहे हैं 5 मिनट है, तो क्या हम पुषण, अगर आगे की हम्म। अनोनिमिटी 5 मिनट वाले चलें क्या? फिर थोड़े ट्रेडिशंस छोड़ देते हैं बीच तो में, मैं क्या बोलता हूँ, 8वीं और 9वीं जो स्टेप है, वो 8वीं और 9वीं ट्रेडिशंस। जो पायरी है, अपना ट्रेडिशन है, उसको साथ में लेते हैं। उसको इतना ही बता देते हैं कि हम लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो संदेश वहन का कार्य है या स्पॉन्सरशिप का कार्य है, उसका पैसा नहीं लेते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो अलग अलग सर्विस सेंटर्स है, वहां पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो उनको हम लोग प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके। तो ये कंफ्यूजन वाला हमेशा इशू रहा है कि एक तरफ अपन बोलते हैं कि ए शुड नॉट नॉट बी प्रोफेशनल, और फिर हमारे पास जनरल मैनेजर कैसे, स्टाफ कैसे, ये हमेशा कंफ्यूजन का इशू रहा है। बिल डब्ल्यू वेरी क्लियरली स्टेट्स कि संदेश वहन का जो कार्य है, वो हम लोग पैसा देके नहीं करते। मैसेज देने का काम पैसा देके हम लोग नहीं करते। लेकिन ये मैसेज देना पॉसिबल होने के लिए जो भी सेवाएं लगती है, जैसे ऑफिस चलाना पड़ता है, कॉफी मशीन चलाने पड़ते हैं, झाड़ू पोता करना पड़ता है, एडवर्टाइज बनाना पड़ता है, प्रिंटिंग करना पड़ता है, ये सभी जो चीजें हैं, ये करने के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। और ये प्रोफेशनल्स हमारे पास होने भी चाहिए, और उनको जो कॉम्पेंसेशन हम लोग देते हैं, वो भी अच्छे से अच्छे देने चाहिए। दूसरा कंफ्यूजन होता है, ए ऑट नेवर बी ऑर्गेनाइज। तो फिर सर्विस स्ट्रक्चर कैसा? तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि जैसे एक कंपनी एक ध्येय के पीछे चलती है, तो उसमें अधिकार दिए जाते हैं। मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके नीचे जनरल मैनेजर्स होते हैं, उनके नीचे जोनल मैनेजर्स, एरिया मैनेजर्स, और फिर सेल्समैन। तो हर एक अथॉरिटेटिव के पोजीशन को दूसरे को हायर या फायर करने का अधिकार होता है, रिवॉर्ड या पनिश करने का अधिकार होता है। एंड दैट एंटायर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है, ये एक ऑर्गेनोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफाइन किया हुआ रहता है। उसे ऑर्गेनाइजेशन करके हम लोगों ने संबोधन किया है। तो ए वैसे कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होती है, लेकिन हमने जो सेवा केंद्र बनाए, जैसे जीएसओ बनाया है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन होना पड़ेगा, नहीं तो जनरल मैनेजर का कोई स्टाफ मेंबर सुनेगा ही नहीं। ये पब्लिशिंग डायरेक्टर का कोई पब्लिशिंग करने वाली टीम कोई सुनेगी नहीं। ग्रेपॉइंट मैगजीन के एडिटर का कोई लिखने वाले सुनेंगे नहीं। अगर ऐसा होगा तो अनार्की होगी, कोई किसी का नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, तो नहीं चलेगा। दैट इज द रीजन ट्रेडिशन 8 and 9 आर देयर। फिर इसी में थोड़ा जोड़ना मेरे ख्याल चाहता था से पुष्पन, लकी, इसी में लेकिन थोड़ा अभी जोड़ना हमारे पास चाहता था अगर मैं। 4-5
ओके, जोड़ दीजिए। एक लाइन जोड़ना चाहता था, हमारी यूनिटी के लिए हमारे जनरल सर्विस ऑफिस और अंतर समूह ने बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया है। अगर हमारे पास ये ऐसे केंद्र नहीं होते जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लिटरेचर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन करते, तो आज भी हम बिखरे होते ना। तो ये बहुत जरूरी हिस्सा है और इन सभी के लिए हमने हमेशा से अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस, अपने आइडियाज और इनको प्राधान्य देने की तैयारी करनी चाहिए। यस प्लीज आगे। तो 12 ट्रेडिशन मिनट ready 10 to close में in the next एक ही 2 अनुभव minutes. बताऊंगा। So, मैं सोचता हूँ sorry sir, we need to ट्रेडिशन close 10 in का 2 minutes. इतना ही किस्सा बता देते हैं, इतना ही चीज बता देते हैं कि एए का नाम बाहर के किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहिए, भले वो मद्य मुक्ति की क्यों ना हो। यानी कि अगर ड्राई स्टेट है या वेट स्टेट है, अल्कोहलिज्म के बारे में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग ड्राइविंग को क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, इनमें से किसी भी मुद्दे को हमारा कोई मत नहीं होता। एए का बाहर के किसी भी मुद्दे पे कोई मत नहीं होता है। अब सिर्फ 1-2 मिनट में एनोनिमिटी के बारे में बात करते हैं। एनोनिमिटी जो डर से पैदा हुई, मेंबरशिप में आई कि मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरा पता समझेगा लोगों को तो मेरा क्या होगा, ये डर से शुरू होके उसका अंत जो होता है वो खुद के ईगो डिफ्लेशन में होता है कि जो भी मेरे हाथ से काम होगा वहां पर मैं इंपॉर्टेंट नहीं, मेरी फेलोशिप इंपॉर्टेंट है, मेरे तत्व इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी आप सेंटेंस आपका कह दीजिए लकी भाई इस विषय पर, और हम लोग ये मीटिंग ओपन क्लोज कर देते हैं। थैंक यू। Anonymity is the spiritual foundation of all our traditions, ever reminding us to place principles before personality. और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं even my own personality. ये सैक्रिफाइस और त्याग का ट्रेडिशन है, और ये सैक्रिफाइस और त्याग के ट्रेडिशन ने ही व्यक्तियों को बाहर रख के, व्यक्तियों को पीछे रख के, सॉरी बाहर नहीं, पीछे रखते हुए तत्वों को हमेशा आगे किया है, जिसकी वजह से आज हम जहां पे भी हैं वहां पे सुखी समाधानी जी रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक आधे क्वेश्चन के लिए भी वक्त रहेगा। ऑर्गेनाइजर्स का, मॉडरेटर्स का, सभी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस अहम मुद्दे के ऊपर, इस अहम दिन में, ये एल्काथॉन में भाग लेने का, मुझे और पूषण को भी हिस्सा दिया। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Lucky. तो Thank you, Bhushan. लास्ट सेंटेंस इतना ही कहना चाहूंगा कि बिल डब्ल्यू कहते हैं कि ये सभी ट्रेडिशंस के रूट में है हमारी ह्यूमिलिटी। तो हमारी ह्यूमिलिटी पाना ये सभी ट्रेडिशंस का इंटेंशन है, और एनोनिमिटी से बहुत अच्छी ज्यादा ह्यूमिलिटी दूसरे किसी में नहीं आ सकती। इसीलिए पूरे 12 के 12 ट्रेडिशंस के रूट में जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है वो है हमारा निनावीपना, तो अनामिका। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग अस अ चांस टू डू दिस interactive session with all of you, and all the best to AA India Online.